हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज टाइम के ऊपर हम आयोजित करते हैं टॉक शोज को, मेहमानों को बुलाते हैं, शख्सियत जो खास होती है उन्हें बुलाते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स को हम इनवाइट करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शायद बहुत नौजवान भी हैं, हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि से आते हैं और हिंदुस्तान की जो जमीनी हकीकत है उसको बहुत नजदीक से पहचानते हैं। उसका खास तौर से जिसे कहा जाए कि जमीन के अंदर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की सोच कहां तक जा रही है और उनका झुकाव किस साइड में, चाहे वो आर्थिक मुद्दों पे है, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक मुद्दों पर हो। तो बात बढ़ाने से पहले पहले मिलते हैं अपने मेहमान से, श्री कार्तिकेय बात्रा जी से। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ न्यूज टाइम के ऊपर जुड़े। और इनका छोटा सा एक परिचय मैं आपको देता हूं कार्तिकेय जी का, कि ये इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वॉशिंगटन डीसी में। तो वहां पर अपनी ये पीएचडी कर रहे हैं, खासतौर से मैरीलैंड के अंदर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर। रिसर्चर के तौर पे काफी काम कर चुके हैं, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल्स रिसर्च सेंटर इन इंडिया, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। एडजंक्ट प्रोफेसर रहे हैं जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने काम किया एज ए फेलो एंड वाज फॉर्मर समर ट्रेनिंग इन आरबीआई आल्सो। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े कारनामे, इतनी बड़ी रिसर्च, इतनी बड़ी समझ कम ही देखने को मिलती है। कार्तिकेय जी, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंचे, क्या क्या देखा है, ये भारत के बारे में इतनी गहन जानकारियां ये निकलती कहाँ से हैं और कैसे आपका झुकाव था? पहली एक टिप्पणी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली टिप्पणी सर, आपके परिचय की और जिस प्रकार से आपने सराहना की अभी कि आपका बड़प्पन है ये। और मैं जब भी अपने आप को देखता हूँ, अपनी अचीवमेंट्स को देखता हूँ, मैं बस ये सोचता हूँ कि किस्मत से हम लोग अलग अलग घरों में पैदा होते हैं, अलग अलग आर्थिक स्तरों में पैदा होते हैं। ये हमारा चॉइस नहीं होता। तो जिसकी किस्मत जितनी अच्छी, जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस घर में मैं पैदा हुआ तो संसाधन चाहे कभी कम ज्यादा थे, पर इतने थे कि मैं अच्छी पढ़ाई कर पाया और ऊपर चढ़ पाया सीढ़ी। तो अब ये मेरा दायित्व है कि जो शायद इतने फॉर्चुनेट नहीं थे, उनकी तरफ जो भी मैं कर पाऊं। तो हमेशा एक ये चीज रहती है कि जो आपको किस्मत से मिला उसको आपको बांटना है बाकियों में, ताकि जो थोड़े से कम किस्मत वाले थे वो भी आपके स्तर पर आ जाए। ये बहुत मेरी अच्छा सोच विचार है। है जी। ये मेरी सोच है। ये परफेक्ट नहीं है, शायद थोड़ी बचकानी भी कभी कभी लगती है, लेकिन ये मुझे गाइड करती है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं इससे जितना जितना इंसाफ कर पाऊं उतना मैं करूं। बहुत अच्छी बात है ये। और हम आज शुरुआत करेंगे क्योंकि आपकी कुछ गहन रिसर्च रही है भारत की पृष्ठभूमि के साथ, गांव के साथ, उनके सामाजिक राजनीतिक झुकाव के साथ। हालांकि आप अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको काफी सराहना प्राप्त हुई, खासतौर से जब 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हो रहे थे और आपके एनालिसिस बिल्कुल टू द पॉइंट थे। और अभी कोरोना काल के अंदर सेकंड वेव में जो आपके एनालिसिस आ रहे हैं वो भी अपने आप में अतुलनीय है। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल के अंदर जो आपके एनालिसिस आ रहे हैं। हकीकत कुछ अलग बयान कर रही है। अगर हम शुरुआत में सिर्फ उन आंकड़ों की बात कर लें जो इस दुनिया से मुक्त हो गए, भागवत साहब की भाषा में, तो जो मुक्त हो गए उनके आंकड़ों में इतना बड़ा, आप कह सकते हो कि जो डिक्लेरेशन कुछ और हो रहा है और असली आंकड़े कुछ और हैं। और सिर्फ बात न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग की नहीं है, नहीं इवन नहीं। जो और हमारे जो एक दैनिक अखबार है जिनके शायद 60 से ज्यादा एडिशन है इंडिया में, गुजरात के अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, संदेश है, दिव्य भास्कर है, गुजरात समाचार है। जिस ढंग की उन्होंने एक रिपोर्टिंग की है क्रिमिशन ग्राउंड से और डिफरेंट लेवल से, और जो डिक्लेयर्ड डेटा थे, जो इतना बड़ा अंतर है,
ये कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारे देश की एक तरह से प्रतिष्ठा के ऊपर एक तरह से धक्का लगता है इस बात से कि हम जो मृत हो गए, जो हमारे बीच नहीं है, हम उसके आंकड़े भी सही नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है और बहुत संवेदनशील बात है ये कि अम, कहा जा रहा है कि जो असल आंकड़ा होगा वो कहीं ना कहीं, अब ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात नहीं कर, जो रिसर्च उससे पहले आ रही थी, जो एकेडमिशियंस कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ, तो ये कहा जाता है कि देखिए 2 से 5 गुना हो सकती है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू किया, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, डॉक्टर ब्रह्मन मुखर्जी। उनका कहना है कि अब सेकेंड वेव में ये अंडर रिपोर्टिंग और भी ज्यादा है, तो अब ये जो अनुपात है, जो रिपोर्टिंग हो रही है वर्सेस जो एक्चुअल नंबर है, ये 4 से 6 का हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी आपके सामने 3 लाख के करीब मृतकों की संख्या है रिकॉर्डेड, तो असल आंकड़ा कहीं ना कहीं 10 से 15 लाख भी हो सकता है, बारह बिल्कुल से सही। पंद्रह या 12 से 18 लाख। बिल्कुल। और इसमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है दिनेश सर, कि आप अगर दृश्य देखें, जो राज्य हैं हमारे उत्तर भारत में खास करके जो जी। दृश्य आए हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको किसी साइंस की आवश्यकता नहीं है ये समझने के लिए कि अंडर रिपोर्टिंग है। अब ये बात है कि कौन सा राज्य कितनी पारदर्शिता के साथ सही रिपोर्टिंग कर रहा है और कौन सा राज्य कितनी अच्छी से इसको छिपा पा रहा है। इसमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि पूरे विश्व में परफेक्ट रिपोर्टिंग कहीं नहीं है, क्योंकि कोरोना में केसेस ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक लोग रहते हैं, वो कहीं पकड़े नहीं जाते। जी। साथ ही साथ हर देश का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अपना एक ढांचा होता है जो मृतकों की संख्या उसको रिकॉर्ड करने का, जो जी। कि काफी सालों से बनता है, काफी जी। सालों में बनता है। जी। भारत में भी हर राज्य का अपना सिस्टम है, उसकी अलग अलग एक्यूरेसी है। आप सर्विस में रह चुके हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर राज्य की अपनी काबिलियत है इन चीजों को करने की। बिल्कुल। तो बस ये बात है कि अब आज वो चीजें एक्सपोज हो रही कि पहले अगर जो लोग घर में मरते थे तो चलिए ठीक है, हो गया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आज उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि ये एक मुद्दा है कि अगर वो उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है तो हमें पता होना चाहिए। और केवल सरकारों की आलोचना करने के लिए नहीं दिनेश जी, पर इसके लिए भी कि आगे जब हम पॉलिसी देखिए, एक पोस्ट कोरोना काल भी आएगा ना, जब कोरोना के बाद एक जीवन हमारा फिर से शुरू होगा, तो उसमें बहुत सारी ऐसी नीतियां बनेंगी जिसके लिए हमें डाटा चाहिए। उदाहरण देता हूं मैं आपको, कितने बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए उदाहरण के तौर पर। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसको आप कैसे ट्रैक करेंगे? अगर आपको उन बच्चों को सपोर्ट देना भी है तो आपको ये तो पहले मानना पड़ेगा ना कि उनके माता पिता कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये आंकड़ों में अंडर रिपोर्टिंग है और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। भारत के अंदर भी इस अंडर रिपोर्टिंग के स्तर में अलग अलग राज्यों में फर्क है। मेरा ये मानना है उत्तर के राज्य ज्यादा अंडर रिपोर्ट करते हैं दक्षिण के राज्यों से, और मेरा ये भी मानना है कि महाराष्ट्र भी से भी ज्यादा वो लोग अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो उत्तर के राज्य हैं। तो ये तो फर्क बना हुआ है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई ज्यादा खराब है, कोई कम खराब। जी। ये एक तरह से हम जो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी संस्कृति का, नैतिकता का बहुत बड़े बड़े हम लोग ढोल पीटते हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से भारत को एक महान राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र महान अपने कर्मों से बनते हैं, बोलने से नहीं बनते हैं। अगर जापान की तरक्की हुई है 1945 की विभीषिका के बाद में, तो कहीं ना कहीं ये उनका चरित्र था जो उनको यहां तक आज लेके आया है। लेकिन अगर हमारा नैतिक हनन हो जाए और इस हद तक हो जाए, तो फिर आंकड़े तो बहुत मामूली सी चीज हो जाते हैं। पर ये इस बात को दर्शाते हैं कार्तिकेय जी की जिंदगी की तो हम कदर नहीं करते हैं, अब हमने अपने मृत लोगों की भी कदर करनी छोड़ दी है। ये जो चीज एक हमारे ऊपर अब लेबल लग रहा है कि हम अपने जिंदा तो छोड़िए, मृतकों की भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। और शायद हम एक उस डोमेन में आ गए हैं, एक मानसिक डोमेन में आ गए हैं, जहां पे ये कहा जा रहा है कि आप मांगने की बात तो छोड़ दीजिए सरकार की ओर से, आप जिंदा हैं, यही हमारी उपलब्धि है। नहीं दिनेश आप। जी, मैं आपका पहला पहला पॉइंट, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, जी क्योंकि पहला बिल्कुल। पॉइंट आपने बहुत बढ़िया उठाया कि हम अपनी सांस्कृतिक ताकत का जो ढोल पीटते हैं और हम अपने आप को एक विश्व, हम वो गर्व महसूस करते हैं। देखिए, आप और हम
हमें किसी के से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 2004 में एक फिल्म आई थी स्वदेश। स्वदेश है। शाहरुख खान एक डायलॉग बोलते हैं, वो अमेरिका से ही आते हैं नासा में, और वो एक गांव में जाते हैं, और वो गांव में बात होती है उनकी किसी से, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा देश कितना भी आगे हो, एक जगह ऐसी है जहां पर हम बहुत आगे हैं, वो है हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। तो वो कहते हैं कि आपको जब भी कोई एक्सपोज करता है, आप इस पर्दे के पीछे क्यों छिप जाते हैं? उस समय ना ये बात, मैं छोटा था, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आती है। ये बिल्कुल सही बात। हमें भारतीय होने का बहुत गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस गर्व का आप करेंगे क्या अगर आप बेहतरी की तरफ बढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि बाकी लोग तो आपसे आगे निकल जाएंगे। आपने उदाहरण दिया कि सांस्कृतिक हमारी जो ताकत है, देखिए राम भगवान भी रूप बदल कर अपनी प्रजा में घूमते थे ना, ये समझने के लिए कि प्रजा में क्या हो रहा है। तभी उनको पता चल पाया, या कि वो धोबी क्या कह रहा था उनके बारे में। करेक्ट। तो जब तक राजा प्रजा से जुड़ा हुआ है, ये संस्कृति हमको सिखाती है हमारी, पर ये तो हम भूल गए ना। हम मैं तो उस उसी संस्कृति सांस्कृतिक पतन की बात कर रहा हूँ, उसी हम नैतिक हाँ, पतन की बात कर और रहा हूं मैं। जो जो पार्टी इस समय है शासन में कई राज्यों में और भारत के शीर्ष में भी, वो पार्टी तो इस संस्कृति से इतनी जुड़ी हुई अपने को बताती है, तो ये बात उनको क्यों नहीं समझ में आ रही? ये मेरा मेरा एक सवाल है। बिल्कुल सही सवाल है और सही मानना है आपका, मैं पूरी तरह से 100% सहमत हूँ। कल जब नीति आयोग के हेल्थ मेंबर डॉक्टर पॉल साहब एक जी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बहुत गलत है और विदाउट एनी फैक्ट है। तो क्या पॉल साहब को वो सारे जो गुजराती पेपर चीख चीख कर सही रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्या वो एविडेंस उन्हें नजर नहीं आए वहां पर? नहीं क्या नहीं, उनके लिए बट वो दिनेश, एविडेंस नहीं नहीं थे क्या? नहीं नहीं, वो भी छोड़िए दिनेश जी। जब यही अखबार हमारे प्रधानमंत्री का गाजा बाजा से स्वागत करते हैं इन देशों में, जी। तब वो गलत होते हैं फिर? जी। ये दोहरे मापदंड तो ना लीजिए ना आप। बिल्कुल। तो देखिए, आप वही बात है, संस्कृति में जाइए पीछे। अगर संस्कृति ही आपको इतना कुछ सिखा देती है, मेरी तो जो संस्कृति का ज्ञान है वो बहुत निचले स्तर का है, लेकिन मैं तक ये बात जानता हूं। संस्कृति हमें सिखाती है ह्यूमिलिटी। राम भगवान ने शबरी के बेर खाए झूठे। राम भगवान ने एक केवट से अपनी नैया पार करवाई, वो केवट जो उनसे औहदे में और जात में बहुत नीचे था। और आज की तारीख में हम इतने एरोगेंट हो गए हैं कि हम ये भी सुनने को तैयार नहीं है कि सामने वाली पार्टी क्या बोल रही है। जो विपक्ष है, जिसने इस देश पर कितने साल राज किया, जिस पार्टी ने, आप उसकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। जो लोग आपको नीचे से चीख चीख कर बोल रहे हैं, आप सोशल मीडिया से लड़ाई छेड़ रहे हैं, क्या आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आप मैं तो विज्ञान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो किसी मॉडर्न तथ्य की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं, जिन किताबों से जुड़े होने का आप दम भरते हैं वही पढ़ लीजिए। अगर मुझ जैसे अज्ञानी को इतना ज्ञान है, तो आपको तो बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। कभी कभी कार्तिकेय ऐसा लगता है कि वो, मैं अपने लेक्चर्स में कई बार एक छोटी सी मैनेजमेंट स्टोरी पढ़ाता हूँ, मेरे ख्याल से सदियों से पढ़ाता आ रहा हूँ। और आप सबको पता है कि जैसे साउथ इंडिया के कई टेम्पल्स में एलिफेंट्स को रखने का रिवाज होता है, और जब वो छोटे होते हैं, बेबी एलिफेंट होते हैं, तो वहां पर लाए जाते हैं। अब बेबी एलिफेंट जो होते हैं बहुत चंचल होते हैं, तो महावत क्या करता है, उसके एक पैर में, पिछले पैर में एक रस्सी बांधता है, मजबूत सी रस्सी, और एक मजबूत सा एंकर। और वो जो छोटा हाथी है, वो टैगिंग पुलिंग टैगिंग पुलिंग टैगिंग पुलिंग उससे दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि वो रस्सी और एंकर इतना मजबूत है कि जो बच्चा हाथी जो है, बेबी एलिफेंट है, उससे ज्यादा मजबूत है। तो थोड़े दिनों बाद एक सॉफ्टवेयर उसके दिमाग में चला जाता है, और वो कहता है कि तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तू कामयाब नहीं हो सकता, इस रस्सी से तेरा छुटकारा नहीं। तो चेन पाँव में नहीं है, अब चेन माइंड में आ गई। सर, इसे ना पैवलोव कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग ऑफ माइंड कहते हैं, माइंड कंडीशनिंग भी कहा पैवलोव, हाँ जाता है। जी, हाँ जी, जी हाँ हाँ, जी, जी हाँ हाँ। जी। जी। और बड़ा होके हाथी फिर छोटा सा एक रस्सी बांध दिया जाता है, एंकर भी कई बार नहीं होता है, लेकिन हाथी देखता है कि बंध गई रस्सी। फिर चूंकि माइंड कंडीशन हो चुका है, माइंड चेंज में बंध चुका है, तो फिर बॉडी ट्राई नहीं करती उसके लिए।
हमें कई बार ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे माइंड्स भी इन द चेन आ गए। वो हाथी वाली चेन अब हमारे माइंड में आ गई है। हम उससे हटकर सोचना नहीं चाहते। हमें पता नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं। हम उसी नजर से, एक ही चश्मे से हर चीज देखना चाहते हैं। लेकिन वो एक चश्मा तो सच नहीं हो सकता ना, चश्मे तो बहुत होते हैं। आपका चश्मा है, मेरा चश्मा है। एक पाइड पाइपर जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, जहां पे बिना सोचे विचारे लोग पीछे चले जा रहे हैं। किसी को नहीं पता क्यों चले जा रहे हैं। कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई पूछता नहीं है। ये कैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। भारत तो प्रबुद्ध देश होता था, यहाँ पर ये कैसे मानसिकता यहाँ पर विकसित हो गई सर कि जहां पे हम सवाल ही करने बंद कर। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे दिनेश जी थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा, डिसएग्री तो नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें इस जवाब में बारीकी में जाना चाहूंगा। आप जिस चश्मे की बात कर रहे थे वो मेरे हिसाब से ध्रुवीकरण की बात आप कर रहे थे, कि ध्रुवीकरण समाज में कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है, तो उस एक सोच के पीछे समझ लीजिए। बाइनरी बाइनरी एक बनाई जा रही है कि अस वर्सेस देम। अस ठीक, वर्सेस देम, यस। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये अस वर्सेस देम इतना सिंपल नहीं होता। अस वर्सेस देम में दो तरह के अस वर्सेस देम है, ये मेरी रीडिंग है। एक अस वर्सेस देम है मिडिल क्लास के लिए जी या अपर मिडिल क्लास, जो सरकार पे इतना निर्भर नहीं करते। ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, ये लोग एयरप्लेन में जाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, टैक्स देते हैं। इन लोगों ने सरकार से अपनी, ये लोग सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है किसी एसेंशियल अपनी पढ़ाई के लिए या अपनी स्वास्थ्य के लिए या अपने खाने पीने। इनको तो ये मुद्दा चल जाता है अस वर्सेस देम, क्योंकि इनके लिए कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है। अब बात करते हैं लोअर मिडिल क्लास की और रूरल एरियाज की। यहां पर डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट। हमें यह बात माननी पड़ेगी कि इस सरकार ने चाहे कुछ किया ना हो या किया हो, कई स्कीम्स में डिलीवरी अच्छी दी। इसके पलट इसमें विपक्ष की क्या गलती है, जो इस बार ममता बनर्जी के कैंपेन में बहुत बढ़ चढ़कर सामने आई, कि आपने जब डिलीवरी दी तो आपने ये भेदभाव किया निचले स्तर पर कि आप किस समुदाय से हैं और आप किस समुदाय से हैं। तो जो गुस्सा पैदा हुआ उससे काउंटर पोलराइजेशन हुआ, जी जी जिसका जी फायदा जी जी बीजेपी ने जी। उठाया। तो उसके लिए आप बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके लिए आप विपक्ष को बोलें कि आपकी जो नीतियां थी वो तुष्टीकरण जैसी प्रोजेक्ट की गई और कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी थी। आपको कोर्स करेक्शन करना है, क्योंकि वो कारण बनता है ध्रुवीकरण का। निचले स्तर पे ना ध्रुवीकरण केवल हवा में नहीं होता। ध्रुवीकरण होता है किस मुद्दे पे? तुम्हें घर का पैसा मिला? नहीं, पर तुम्हारे बाजू वाले को तो मिला। तुम्हें गैस सिलेंडर मिला? नहीं, तुम्हारे बाजू वाले को तो मिला। वहां पे ध्रुवीकरण का एक बेसिस होता है, एक पृष्ठभूमि होती है। वहां पर विपक्ष की सरकारों ने जो एक अपने वोट बैंक के चक्कर में, और ये हर जगह की बात है, आप देखिए दिनेश जी, भाजपा ने कांग्रेस को तो डैमेज किया ही किया है, लेकिन भाजपा ने जिस हद तक रीजनल पार्टीज जिनके सामुदायिक वोट बैंक से उनको डैमेज किया है, ये बात कम लोग करते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट उन्होंने खींचा है, दलित वोट उन्होंने खींचा है, क्योंकि जो वहां की रीजनल पार्टीज थी वो जस्टिस नहीं कर पाई उन वोट बैंक्स के साथ। तो हम इंडियन वोटर इतना बेवकूफ भी नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, नैरेटिव जो चल रहा है वो खतरनाक है। और एक और बात मैं आपको जोड़ दूं, कि जब मैं इस सरकार के बारे में सोचता हूं, मुझे इनकी कुछ नीतियां पसंद आती है, कुछ नहीं आती हैं। जब मैं थोड़ा सा अगर हताश होता हूं, मैं उसी सांस में विपक्ष को भी उतना ही ब्लेम देता हूं। सही बात है। विपक्ष ने तो खैर पूरा का पूरा स्पेस ही खाली करके छोड़ा हुआ है। तो विपक्ष का स्पेस आप, हम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर, कॉलेज के बच्चे, किसान, ये निभा रहे हैं। ये निभा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस स्पेस को ऑक्यूपाई करके कहीं ना कहीं कुछ एक रैशनैलिटी लाई जाए लेकिन अपने। लेकिन संगठित तौर पर तो एक पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है ना, कांग्रेस जैसी बिल्कुल। पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी अन्य जो भी पार्टियां हैं, जिनको हम वोट देते हैं या और लोग वोट देते हैं, उनका अब काम है ये करना। अब मैं इसी प्रश्न पर आता हूं, जी। जो मेरा दूसरा भाग भी है। वो ये कि आपने इस पृष्ठभूमि को गौर से देखा, इलेक्शंस के बारे में बहुत आपने जो वहां पर सामाजिक और राजनीतिक झुकाव थे उनको स्टडी किया, उनके ट्रेंड्स को बड़ा क्या कहते हैं डीपली स्टडी किया, रिसर्च किया। तो आपको जो पिछले चुनाव होते थे और इस बार जो चुनाव हुए हैं, खासतौर से ये कोविड पीरियड के चुनाव कह सकते हैं,
जिसमें बहुत सारे कुछ सर्वे भी आए। सी वोटर का सर्वे था यशवंत देशमुख के, या फिर संजय कुमार के, जहां पे पॉपुलैरिटी yes. डिप होती दिखाई दी लीडरशिप की। आपको बदलाव क्या नजर आया? क्या कुछ ट्रेजेक्टरी अलग हो रही है, या कुछ ट्रेंड अलग इमर्ज होकर इस चुनाव में आ रहे हैं, कि जहां से लगता है कि 2019 के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट सा डेवलप हो रहा है भारत की, खासतौर से चुनावी क्षेत्र में और लोगों की सोच? दिनेश जी, चुनाव से कोविड का कुछ खास नहीं था रिश्ता, क्योंकि कोविड जब पीक पे आया सेकेंड वेव, तब केवल बंगाल के आखिरी 2 चरण के चुनाव रह गए, और वो 2 चरण में जो मेजॉरिटी सीटें जानी थी वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जानी थी, जहां पर भाजपा का वैसे भी कुछ खास चांस नहीं। तो ये बात हम साइड रख देते हैं। आप जो शायद चर्चा कर रहे हैं, वो जो रेटिंग आ रही है प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी की, उसमें डिप आया है पिछले कुछ एक आध महीने में, आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये भारत के जो जनमानस के अंदर थोड़ी सी जो खटास पैदा हो रही है सत्ता के प्रति, और जी। अब जो निराशा का भाव डेवलप होना शुरू हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, और इस महामारी के समय में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। उसमें मिडिल दिनेश जी, क्लास भी है और प्रॉब्लम पुअर उसमें क्लास भी है। उसमें उसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए, राज्य स्तर पर तो आपको इसका असर दिखेगा, क्योंकि राज्य स्तर पर लगभग हर राज्य में बीजेपी को काउंटर करने के लिए हर कहीं ना कहीं एक फेस है। राजस्थान में गहलोत और पायलट है, उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं। ऐसे ही हर राज्य में कोई ना कोई एक रीजनल लीडर आपको मिल जाएगा, किसी भी एक ना एक पार्टी। तो वहां पे वो ऑल्टरनेटिव है। राष्ट्र स्तर पर प्रॉब्लम यही है, वही विपक्ष की गलती आ जाती है कि कौन, इफ नॉट मोदी देन हु। और ये बात जुमला तो अभी चल रहा है नीचे से, लेकिन जब चुनाव आएगा तो सच में ये बात पूछी जाएगी कि ठीक है, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम किसको वोट दें फिर, बताइए आप। तो इसमें अगर इस समय जो गुस्सा उभरा है, गुस्सा तो उभरा है कि दिनेश जी, अगर भाजपा के वर्कर के घर से लाशें जा रही हैं तो गुस्सा तो है ना, लेकिन उस गुस्से को समेट कर, उसको चैनलाइज करके वोटों में कौन तब्दील करेगा, कौन सा एक चेहरा होगा। हमें अब ये बात मान लेनी चाहिए कि अब हम एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बन चुके हैं, यहां फेसेस जरूरी हैं। कांग्रेस का जो दाव है पिछले कुछ चुनावों में, कलेक्टिव लीडरशिप, ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। केरल में जो लॉस हुआ कांग्रेस का, वो शर्मनाक लॉस था। इस बार उनको वहां जीतना चाहिए था। 2019 में उनकी तकरीबन सारी सीटें आई थी लोकसभा की। क्यों, क्या कारण था? कि उनके सामने एक पिनराई विजयन जैसा चेहरा था, वो चेहरा ही नहीं दे पाए। असम में अगर तरुण गोगोई होते तो ये चुनाव कुछ अलग ही होता। तो चेहरा कौन? अब आप, अगर आप 8-9 साल पहले जाएं, 2011-12 में जो स्थिति थी कांग्रेस या यूपीए के खिलाफ, वो इससे बहुत कम थी, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार की बात थी, किसी की जान तो नहीं गई थी ना, लेकिन एक सिस्टम रेडी था उस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए, वोट में तब्दील करने में। आरएसएस, बीजेपी, मोदी तैयार खड़े थे एकदम कि ये मौका आया है, इसको जाने नहीं देंगे। और एक गुजरात मॉडल था उनके पास। तो जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं, नेता नारा नियत। जी। ठीक। अब विपक्ष के पास क्या है? एक फेस नेता नहीं है, नारा अच्छे दिन जैसा नारा है आपके पास, नियत, क्या आप जमीन पे जाकर लड़ना चाहते हैं? ये बहुत जरूरी होगा अगले 2-3 साल में। जहां तक बात 2024 की, जहां तक स्टेट इलेक्शन की बात है, वहां पे आप देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी होगी और उसका असर आपको दिखेगा। ये मेरा मानना है आज की तारीख में। कुछ जी। ऐसे राज्य हैं जैसे जैसे उत्तर प्रदेश, जहां अब तक विपक्ष सक्रिय नहीं हुआ है, जबकि चुनाव 6-8 महीने ही दूर रह गए हैं। लेकिन बाकी कुछ राज्य हैं जैसे कि हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कुछ देखिए, मध्य प्रदेश इतना नहीं, लेकिन हरियाणा, उत्तराखंड, ऐसे राज्यों में तो बदलाव आप देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बदलाव आए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो थोड़ा बहुत मैंने भारत की पृष्ठभूमि को या राजनीति को देखा है, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर इमरजेंसी भी था। मैं कॉलेज में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हमें पता है कि हम जयप्रकाश नारायण जी का जो एक एजिटेशन था वो किस ढंग से चला। और उस टाइम भी एक ऐसी परिस्थिति थी कि कार्तिकेय की इंदिरा गांधी के सामने कोई नहीं था। जो चेहरे आज हमें बड़े बड़े नजर आते हैं ना, अटल बिहारी, वीपी सिंह, आडवाणी, ये सब उस टाइम
ये मिनिएचर थे एक तरह से, इनकी कोई बहुत जी बड़ी जी जी, हस्ती नहीं थी, मैं आपको बताऊं। इनकी हस्ती वहीं से बनी, जेल जाके ही हाँ हस्ती बनी। हाँ। हाँ तो ये कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं थे, ना नीतीश ना लालू, ये सब एक तरह से इन्फेंट वाली स्टेज में थे। और बिल्कुल। किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस जैसी एक दुर्गा के सामने खड़ा हो सके, बल्कि अटल बिहारी जी ने उनको दुर्गा का सम्मान दे दिया था 71 की वॉर के बाद। नहीं तो ये, लेकिन दिनेश जी, कितना सम्मान था उस समय विपक्ष और हाँ सरकार के बीच। हाँ ये हाँ, अच्छा उदाहरण है बहुत एक। ये उसमें हुआ क्या कि जो हमारी भाषा का जो एक डाउनफॉल जो स्टार्ट होता है, एक गाली गलौज की प्रथाएं स्टार्ट होती हैं, वो पहले नहीं थी बिल्कुल भी। तो मुझे वो अटल जी की स्पीच आज भी याद आती है, जो शायद हिंदुस्तान के 50 साल पूरे होने पे केंद्रीय कक्ष में उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी कि 50 साल हो गए हैं, कि सबको बधाई, कुछ ऐसे ही कहा था कि अब मेरी बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं आपसे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, 100 किस्म की बातें कर सकता हूं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि आज भारत 50 सालों के बाद जिस मुकाम पर खड़ा है, उसके अंदर यहाँ के किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, जवान, शिक्षक, इनकी अथक तपस्या है। और अगर मैं कहता हूं कि भारत ने कोई तरक्की नहीं की है, तो मैं उनकी जो तपस्या है उसको कंडेम करता हूं। उसका मतलब तात्पर्य ये था, एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं उनकी जो तपस्या है, उन्होंने जो सारी मेहनत की है, अपना खून बहाया है, पसीना बहाया इस देश के लिए, तो मैं उनकी तपस्या को निगेट करता हूं। ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी है इस देश के लिए, उसको यहां तक लाने में। शिकायतें हैं, रहेंगी, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। पर आजकल की सरकारें तो उन सभी की तपस्या को निगेट कर देती हैं और कहती हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। और जब वो कहते हैं आपने कुछ नहीं किया, तो उसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ। भारत का हर वैज्ञानिक जो स्पेस रिसर्च में इतना ऊपर आया है, वो भी निगेट हो जाता है। वैज्ञानिक जो दूसरे हैं, वो भी निगेट हो जाते हैं। भारत के किसान, जवान, वो भी निगेट हो जाते हैं। आप कैसे अपने देशवासियों के प्रति अकृतज्ञ हो सकते हैं सर? बिल्कुल सही सवाल ही बात है। पैदा होता है। आप और अकृतज्ञता सिर्फ जायज। कांग्रेस के प्रति नहीं है, ये नहीं फिर नहीं, सबके प्रति। जो हमारी जो जनता इतनी सारी जो 70 साल से मेहनत करती आ रही है, दिन रात खून पसीना बहाती आ रही है, तो उनके प्रति थोड़ा सा ये सम्मान तो नहीं हुआ ना? नहीं बिल्कुल सही बात। ये सवाल इतना खूबसूरत तरीके से आपने पेश किया है कि इसका मैं जवाब क्या दूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये सवाल अपने आप में ही पूर्ण है। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि देखिए साहब, अगर पुरानी सरकारों ने अ, एक तरीके से सरकार नहीं चलाई होती, तो क्या आज जैसे हमारे ही बाजू में कुछ देश हैं ऐसे जो हमारे साथ ही, या एक पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लेते हैं, हमारे साथ ही उनकी इंडिपेंडेंस हुई थी, वो भी स्वाधीन हुए थे, लेकिन वहां पर सरकारें ऐसी नहीं चल पाई कि आज भी मिलिट्री का रूल वहां रहता है। तो इस कवायद में भारत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? अगर वैसे ही हमारी भी डेमोक्रेसी होती जहां पे दिल्ली कुछ और कह रहा होता और आर्मी हेडक्वार्टर कुछ और कह रहा होता, तो क्या आप ऐसे प्रधानमंत्री बन पाते? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। आप तो ये तो उदाहरण हमारे सामने ही है ना। और ऐसे जिस 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 कम्युनिटी, जो किसान कम्युनिटी को आप पीएम किसान का पैसा देकर उनसे वोट लेते हैं, उनको जो वादे करते हैं, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ना होती तो क्या वो किसान आज यहाँ होते? तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो इस अपनी अपनी सोच को आप लाएं सरकार में, कोई मना नहीं है, आपको लोगों ने चुना है, आपका पूरा अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं साहब कि आप जो पहले जो मेहनत लोगों ने करी है, जो आपको इस पटल पर लाए हैं, सभी का हाथ है ना। आप आज प्रधानमंत्री, जो सम्मान है आपका पूरे विश्व में, वो सम्मान केवल आपने तो नहीं बनाया है आकर। उस सम्मान में तो हमारे वो इंजीनियर भी शामिल है जो अमेरिका में जाके काम करते हैं, या वो जो ग्लोबल इकोनॉमी की आईटी बैकबोन है हम, उसमें तो उनका भी रोल है, उन जवानों का रोल है जिन्होंने हमारे बॉर्डर्स को इतने अच्छे तरीके से गार्ड किया है कितने सालों। तो अगर आप आके बोले कि ये सब आपने किया है, तो ये तो हाँ, वही अनफेयर, कभी कभी ये बात थोड़ा सा नाजायज। अंदर तक चुभ जाती है कि जी कि हमारे जवानों को तो
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी दुनिया ने सराहा किस ढंग से उन्होंने फाइट किया। इंडिया के लिए फाइट नहीं किया, बाहर जाकर ब्रिटेन के लिए फाइट किया उन्होंने। और तो अब आप ये कहते हैं कि मैंने बताया था कि रडार में बादल है तो आप चले जाइए। खैर, ये थोड़ी सी सामाजिक पृष्ठभूमि की बात हुई। अब आप तो ठहरे अर्थशास्त्र से संबंधित व्यक्ति, रिसर्चर भी हैं, हालांकि सामाजिक पृष्ठभूमि तो रहेगी। मैं दूसरी एक डॉक्टर दलाल हैं, रूपल दलाल, उनसे एक टॉक शो किए 2-3 कर चुका हूं उनके साथ में। काफी बड़ी मॉल न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट है। शिकागो से ही वो उनकी काफी डिग्रीज हैं, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और मॉल न्यूट्रिशन पे गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत काम कर रही हैं। ओके। फॉर टाइमिंग शी इज अटैच्ड टू द बॉम्बे IIT एक्चुअली। काफी काम किया उन्होंने। तो वो बोल रहे थे कि एक चीज उन्होंने मुझसे कही कि भारत के करीब करीब 80% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है। 80% की बात कर रहा हूं मैं, जो अंडर 5 है, और उसमें सबसे ज्यादा जो मॉल न्यूट्रिशन है गुजरात के बच्चों में है। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो शायद आपकी जो सामाजिक रिसर्च चलती है अर्थशास्त्र के हिसाब से, वो उसके ऊपर आप शायद रोशनी डालना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात कही थी कि ये कमजोर बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर, स्टंटेड, वेस्टेड चिल्ड्रन हैं। ये जब बड़े होंगे तो क्या ये अपने कंधों पर एक मजबूत भारत का बोझ संभाल पाएंगे? ये सवाल पैदा होता है। और ये आज का सवाल नहीं है दिनेश जी, ये सवाल बहुत सालों से चला आ रहा है, क्योंकि देखिए मैल न्यूट्रिशन आज जितना है पहले से तो कम ही है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर एक मोटा मोटा आकलन करूं तो ये परिस्थिति तो बहुत समय से चली आ रही है, और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अब जब हम 21वीं सदी में अपने आप को एक विश्व गुरु की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस प्रॉब्लम को तो हर तरीके से अटैक करना जरूरी है। ज्यादा इस बारे में मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरा रिसर्च का विषय है नहीं, पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि गुजरात मॉडल जो हमें बोला गया था, उस मॉडल में एक बहुत बड़ा छेद था, और वो स्वास्थ्य था, और उसके बारे में उस समय कुछ खास बात हुई नहीं। तो स्वास्थ्य के बिंदुओं पर आप गुजरात को अगर कभी देखें तो आपको समझ जी, में आएगा मैं क्या बात कर रहा आप सही कह रहे हैं। मैंने काफी स्टडी किया उस चीज को, तो मैं कह सकता हूँ मुद्दे मेरे पास बहुत सारे हैं बात करने को। आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति आए तो खुशी होती है। लेकिन एक लास्ट मुद्दे पे मैं बात करना चाहूंगा जो शायद हूं। जी। आपके दिल के करीब होगा, मेरे दिल के बहुत करीब है। हमने, हिंदुस्तान ने करीब करीब सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस किए। एक थर्ड जो रेवोल्यूशन था IT का, उसमें थोड़ा सा हमारा पार्ट रहा है सॉफ्टवेयर का। जी। लेकिन इस दुनिया में जितने भी जायंट्स हैं, इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं, उनमें तो हमारी गिनती नहीं होती है, क्योंकि हम तकनीक का विकास करने में असमर्थ रहे हैं। हमारे पास कहने को इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, पर एक चीज हमारे साथ जुड़ी हुई है इवन इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि हम जो आधुनिकतम तकनीकें हैं, हम किसी भी चीज का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो न्यू ऑयल है वो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। हम वहां कहीं नहीं है, हम रेयर अर्थ में कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम किसी भी किस्म का आज 30 साल तक सॉफ्टवेयर के अंदर एक लेवल तक महारत हासिल करने के बाद, एक लेवल तक मैं बात कर रहा हूं, हम एक भी मास्टर सॉफ्टवेयर दुनिया को नहीं दे पाए। मैं जब ये बात कर रहा हूं, इसका मेरा आश्चर्य मुझे नहीं होता कई बार, लेकिन कई बार मैं सोचता हूं कि हो कैसे रहा है कि दुनिया की शेल्फ पर एक भी इंडियन प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसे नहीं है, जिसको लोग लालालित होके उसको उठाने को अपना प्रयास करें कि मैं यार ये प्रोडक्ट इंडिया का है, ये ले लूं। चाहे वो एप्पल वाला है, सैमसंग वाला है, या आपका हुआवी का है, या TSMC जो ताइवान चिप्स का है, या कोरिया का है। हमारा कोई प्रोडक्ट कहीं नजर नहीं आता। मैं दुनिया के बहुत देशों में गया हूं, मैंने शेल्फ देखी है, मुझे कहीं कोई इंडियन प्रोडक्ट नजर नहीं आता है, कोई इंडियन सॉफ्टवेयर नजर नहीं आता, कोई मास्टर सॉफ्टवेयर नजर नहीं आता। ना एडोबे नजर आता है, ना मुझे कैड नजर आता है, ना मुझे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आता है, या माइक्रोसॉफ्ट टाइप का, या एप्पल टाइप का, या गूगल भी नजर नहीं आता, व्हाट्सएप नजर नहीं आता। ऐसा क्यों है कि हम बीच में आके रुक गए हैं, और हम वो जो अंतिम सीढ़ी है जहां पे सुपर फाइंड करने की है, हम वहां पे नहीं पहुंचते। दिनेश जी, आपने सुना होगा किम्बो, नाम सुना है आपने?
जी सुना है। व्हाट्सएप तो है हमारे पास अपना। मैं मजाक कर रहा हूँ। किम्बो पतंजलि की एक मुहिम थी अपना व्हाट्सएप शुरू करने मुझे की। मालूम है। जी। तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है, और इसका जवाब ना केवल आर्थिक मुद्दों में नहीं छिपा है, ये हमारी शिक्षा प्रणाली में भी छिपा है इसका जवाब। कि और ये मेरी सोच है, मेरी समझ है जितनी, हमारा जो लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल डेवलप नहीं करता, वो इनोवेशन को प्रमोट नहीं करता। हमारा देश में जो R&D पे खर्चा है वो बहुत कम है, जीडीपी का 1%। जो इनोवेशन का ना एक कल्चर होता है। आप मुझे एक बात बताइए, बैंगलोर हैदराबाद में इतने आईटी फर्म्स क्यों हैं, पटना में क्यों नहीं है, या रांची में क्यों नहीं है, या लखनऊ में क्यों नहीं? एक कल्चर होता है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है, और जब एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलता है तो इंडस्ट्री खींची चली आती है। कोई तो कारण है ना कि तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य इतनी इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर पाते, जी। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसी इंडस्ट्री ट्रैक नहीं कर पाते। तो जी। एक इन्वायरमेंट। तो बात शुरू होती है कि आप अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन कैसे कर रहे हैं। आप जितने भी सर्वे देख लें, आप ज्यादा मुझसे जानते हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, सारे सीईओज का ये प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे स्किल लेवल नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट कम है। कि जिस तरीके इनको डिग्री तो मिल गई इंजीनियरिंग की, लेकिन वो स्किल उसको अप्लाई कैसे कर, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जैसा कि आपको मैंने कहा, एक माहौल होता है इनोवेशन, वो भी नहीं है। सारा जो हम लोगों का सेटअप है, जो हम लोग जो इंडस्ट्री है, वो सारी फैमिली रन इंडस्ट्रीज हैं जो आज बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स के नाम पे कुछ खास ऐसा नहीं है, मतलब अब आए हैं कुछ, जैसे देख के बहुत खुशी होती है। जोमैटो है, स्विगी है, ओला है, ये लोग, फ्लिपकार्ट है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे हम कैसे जाएं। यस, मैं उसी की बात कर रहा तो वही बात है कि उसमें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉज, आप अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इतना फोकस था इस सरकार का कि हम इसको बढ़ाएंगे, सब यही चाह रहे थे कि ये बढ़ाएं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, इसकी वजह से, उस रैंकिंग की खामियों की वजह से वो रैंकिंग अब बंद कर दी गई है। इकोनॉमिस्ट ने जो वो रैंकिंग चलाते थे वर्ल्ड बैंक में, वो रिजाइन कर गए, हूँ। जी। क्योंकि वो उन रैंकिंग्स को बहुत आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता था। वो भी एक कारण था, और भी कारण थे कि ये कैसे डिटरमिन होती है। तो इसमें बहुत सारे पेच हैं। पॉलिसी है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज हैं, आपको हर चीज के लिए परमिट, लाइसेंस, ये सब चाहिए। दूसरा, आपका एजुकेशन सिस्टम प्रमोट नहीं करता। तीसरा, जो R&D पे खर्चा है वो बहुत कम है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इसका कोई एक जवाब नहीं है, मेरे पास क्या तो नहीं। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इसमें कुछ बदलाव आए और इंडिया भी कोई एक मास्टर प्रोडक्ट दुनिया की शेल्फ पर रख पाए? देखिए, कहीं कोई पार्ट? मेरे एक कुछ उम्मीद के तो स्रोत हैं दिनेश जी। जैसे इस सरकार में आने के बाद मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत आगे निकल गए, 7-8 साल में पिछले। तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, बट वही बात है, आप जो कह रहे हैं वो एक अलग लेवल का सवाल है कि हम इनोवेशन में कहां जाएंगे। तो देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चर, असेंबलिंग में कार्के जी हाँ, और मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में फर्क है। मैं वही कह रहा हूँ हमारे कि पास तो जो देखिए, पेचकस है ना, जो स्क्रू ड्राइवर हैं हाँ मोबाइल हाँ को हाँ असेंबल करने वाले, वो भी ताइवान हाँ, और चाइना और कोरिया के। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में जो इनोवेशन है वो लाने के लिए शायद मुश्किल होगी, क्योंकि हम तो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग बेस भी नहीं बना पाए, जो एक बेस होती है। सर्विसेज में इनोवेशन क्या हम कर पाएंगे? तो मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा दिनेश जी कि एक जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड आएगा ना, बहुत चीजें बदलेंगी उसमें। उम्मीद तो मैं भी करता हूँ कि एक और बदले। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव के उदाहरण, जैसे बाइजू है, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन चली है। अब मैं इसका एक जो मॉरल एस्पेक्ट है कि क्या इसको कमर्शलाइज करना चाहिए, यानी उसको अगर अलग कर दे, तो क्या ये मॉडल्स अब चलेंगे भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के, फोन पे आप पढ़ाई कर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे अभी ही तो हर हर क्राइसिस के बाद नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप होते हैं, ये हमने पूरे संसार में देखा है।
देखते हैं क्या मॉडल नए डेवलप होंगे, क्योंकि वक्त के साथ मैंने एक बात को, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-60 से देखता आ रहा हूँ, 64 साल की उम्र है, तो बहुत सारे बदलाव देखे हैं अपनी जिंदगी में, राइट फ्रॉम रेडियो ट्रांजिस्टर टू द साइकिल टू मोटरसाइकिल टू लाइनों में सारी जिंदगी खड़े रहे हैं, तो वो भी देखा है। अभी भी लाइनों में खड़े हैं, कई जगह तो लाइनें अब भी लग गई हैं। बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो गति है वो इतनी धीमी है कि दुनिया जिस गति से आगे जा रही है नहीं, आप ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। गति ये हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये जो मैंडेट आया था सरकार के पास, पहले 282 और फिर 300 के ऊपर सीटें, उसमें यही उम्मीद की जा रही थी कि अगर नरसिम्हा राव जैसी माइनॉरिटी की सरकार ऐसे बड़े रिफॉर्म्स ला सकती थी 91 या 92 में, तो ये सरकारें भी कुछ बड़े रिफॉर्म्स लाएंगी। पर ऐसा अभी तक होता हुआ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है, क्योंकि हालांकि ये जो जो बजट आया था और कुछ पॉलिसीज, अब किसान बिल पर बात कभी और करेंगे, पर मैं आपको बिल्कुल मोटा करेंगे। मोटा बता दूं कि वो रिफॉर्म अगर करा जाए तो रिफॉर्म में कुछ खास गलत नहीं है मेरे हिसाब से, उसकी इंटेंट गलत नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहे हैं ये लोग सरकार में, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि तेजी जितनी इस सरकार में आ सकती थी इनके नंबर्स की वजह से, वो हमें नहीं दिखी। क्या होता है ना कार्तिकेय, दो चीजें जो मैंने अपने लंबे अनुभव से सीखी हैं। सिर्फ चीजों का बेहतर होना ही ठीक नहीं है, चीजों को बेहतर ढंग से समझकर बातचीत करके इंडिया जैसे हिट्रोजेनस कंट्री में लागू करना, वो भी बहुत बिल्कुल बड़ा चैलेंज है। बहुत जरूरी है। आप यहाँ जब पर तक बाय इन नहीं ले, जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं उसको कन्विंस नहीं करेंगे तो कैसे नहीं, काम चले। कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितनी जी, अच्छी आपकी इंटेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चीजों को फोर्स करेंगे तो फिर वो नहीं चलता है, फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल। उसका विरोध होगा और उस बदलाव को लोग आत्मसात नहीं करेंगे, भले ही सौ आपकी प्रतिशत इंटेंशन ठीक ठाक हो। क्योंकि 100%। डेमोक्रेसी है तो संवाद को स्थान तो दीजिए, बात तो करिए, समझाइए लोगों सौ को। प्रतिशत वो सौ आप नहीं प्रतिशत करते हैं। खैर दर्शक मित्रों, ये आज का एपिसोड उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और खास तौर से जो नौजवानों की राय है वो आप तक पहुंची कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। भारत की जो एक तरह से झुकाव स्तंभ या ट्रेजेक्टरी कहाँ जा रही है, आर्थिक मुद्दों पर भी कुछ और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर, इन चीजों पर घंटों घंटों बहस हो सकती है, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समय की बाध्यता, और खास तौर से कार्तिकेय जी की भी समय की बाध्यता, क्योंकि इस समय अमेरिका में है और वहां इस समय अर्धरात्रि भी गुजर चुकी है, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके नींद का भी ख्याल आता है। तो सबसे पहले तो दर्शक मित्रों, आपका शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और कार्तिकेय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय दिनेश जी, निकाला। इतनी 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 बढ़िया शिष्ट वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा शिष्टाचार है, सभ्याचार इसे कहते हैं, वो बना रहे, हम अपनी बातों को कह पाएं, अच्छी भाषा में कह पाएं, बशर्ते लोग उसको समझ पाएं जो ऊपर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत